वेलकम बैक एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन मीन्स जो भी हमारी बॉडी में फ्लूइड है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस या जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट है उसकी सप्लाई कैसे होती है थ्रू आउट द बॉडी। You have learned that all the living cells have to be provided with nutrients, O2 and other essential substances. सबको पता है लिविंग सेल्स को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और जो भी ज़रूरी सब्सटेंस है उनकी ज़रूरत पड़ती है। अब इनके अगेंस्ट जो भी वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं उसको कंटिन्यूसली रिमूव भी करना ज़रूरी है। इसीलिए सबके पास एक मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू ये प्रोसेस होता है। अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग तरीके से ये मेथड इवॉल्व हुआ है। जैसे और जो ऑर्गेनिज्म है सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक इनवर्टिब्रेट जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेट, उसमें क्या होता है वाटर सर्कुलेट होता है सराउंडिंग से उनकी बॉडी कैविटीज़ में, ताकि क्या हो जाए वहाँ पे सेल में जो भी सब्सटेंस है एक्सचेंज हो जाए। जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ते हैं फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स टू वर्टिब्रेट्स, ये जो मैकेनिज्म है और जो इसका मेथड है वो डिफ़र करता जाता है। जैसे हमारे पास क्या है स्पेशल फ्लूइड जिससे हम बोलते हैं ब्लड। अब क्या है ये कैसे होता है हमारे में, हमारा इसके लिए पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड्स विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटीरियल। ब्लड is the most commonly used body fluid by most of the higher organism including humans for this purpose. दूसरा बॉडी फ्लूइड क्या होता है lymph, also help in the transport of certain substances. तो ब्लड और लिम्फ क्या है वो बॉडी फ्लूइड है हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन में सब्सटेंस की हेल्प करने वाले हैं। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इनका कंपोजिशन क्या होता है। और लिम्फ का दूसरा नाम होता है टिश्यू फ्लूइड, दिया होगा चैप्टर में। ये रहा ब्लड एंड लिम्फ जिसे टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हियर। Blood is a special connective tissue consisting of a fluid matrix, plasma and formed elements. जो ब्लड है उसके पास क्या क्या है, इस ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। उसके पास फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाए जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं ब्लड का ये कंपोजिशन है। फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आते हैं WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। WBC हमारे क्या होते हैं, WBC are also known as ल्यूकोसाइट्स, RBC रेट्रोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, जिससे बनते हैं हमारे मेगा कैरियोसाइट से। और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंसिस्ट नियरली 55% ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड टाइप मान सकते हैं, थोड़ा विस्कस होता है और ये ब्लड का 55% बनाता है। अब इसमें जो 90 to 92% प्लाज्मा है वो वाटर है और 6 to 8% इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर, फिब्रिनोजिन, फिब्रिनोजिन मिलेगा, क्लॉटिंग में हेल्प करता है ये हमारी। ग्लोबुलिन होता है, ग्लोबुलिन हमारी डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। और एल्ब्यूमिन हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। Fibrinogen, globin, albumin are the major proteins. Fibrinogen are needed for the clotting or coagulation of blood. Globulin primarily involved in defense mechanism of the body and the albumin help in osmotic balance. प्लाज्मा के पास मिनरल्स भी होते हैं। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल। कौन कौन से मिनरल मिलते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्लोराइड, ये सारे। अब ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स भी होते हैं प्लाज्मा के अंदर। Factors for coagulation or clotting of the blood are also present in the plasma in an inactive form. अब जब क्लॉटिंग होती है ब्लड की उसके लिए जो भी फैक्टर्स की नेसेसरी
जो भी नीड होती है वो भी प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा के अंदर, वो भी इनएक्टिव फॉर्म में। तो अगर प्लाज्मा में से हम वो क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दें तो जो बनता है उसे कहते हैं हम सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अगर प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दें तो उसे सीरम कहते हैं। सिमिलरली अगर ब्लड में से हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स हटा देंगे तो वो प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा की डेफिनेशन ये भी होती है, ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स इज नोन एज प्लाज्मा। और प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दें तो बन जाता है सीरम। नाउ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, erythrocytes, leukocytes and platelets are collectively called formed elements. Erythrocyte is RBC, leukocyte is WBC and platelets तो पता ही है, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। और इन सबको साथ में कहा जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। और ये ब्लड का कितना पार्ट बनाते हैं? 45% पार्ट बनाते हैं। प्लाज्मा कितना पार्ट बना रहा था? 55%। इरेथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल आर द मोस्ट अबंडेंट ऑल ऑफ देम। सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन से हैं? इरेथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। एक हेल्दी एडल्ट मैन में एंड ऑन एवरेज 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसीज पर mm³ ऑफ ब्लड। ये क्या है? इसकी वैल्यू है एक एडल्ट में आरबीसी की, कि नॉर्मल इतने पाए जाते हैं। वही इसमें से पॉइंट वुमेन्स में मिलते हैं 4 to 4.5 के आसपास। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स। आरबीसी कहाँ बनता है? हमारे रेड बोन मैरो में। आरबीसीज आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। और कैसे होते हैं? बाय कनकेव इन शेप। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इनके पास क्या होता है? रेड कलर का, जिसमें आयरन होता है, एक प्रोटीन मिलता है, उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हैंस द कलर एंड द नेम ऑफ दीज सेल्स। और इसी से जो कलर है किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द आयरन। अब एक हेल्दी इंडिविजुअल में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, जिसकी वैल्यू होती है। These molecules play a significant role in transport of respiratory gases। ये जो भी रेस्पिरेटरी गैसेज है हमारी। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ 120 डेज। आरबीसी का जो एवरेज लाइफ स्पेन होता है वो होता है 120 दिन। उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कहाँ पे? स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, और इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अब नाउ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट्स को हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। Leukocytes are also known as white blood cells as they are colorless due to lack of the hemoglobin. They are nucleated and relatively lesser in number, which average 6,000 to 8,000 mm³ of the blood. अब आरबीसी क्या थे हमारे? रेड थे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, और वहीं पे ये वाइट है क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं है। इसके पास क्या था? न्यूक्लियस नहीं था। दे आर रेड कलर, आयरन कंटेनिंग, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, और इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ल्यूकोसाइट जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। यहाँ पे आरबीसी की एवरेज वैल्यू थी 5 to 5.5 मिलियन एक एडल्ट में, और यहाँ इसकी वैल्यू है 6,000 to 8,000 mm³ ऑफ द ब्लड। हमारे पास दो मेन कैटेगरीज होती हैं डब्ल्यूबीसी की, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो यहाँ लिख लो ए ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। इसकी एक ट्रिक होती है, बेन जी एम एल ए। बी फॉर बेसिनोफिल, बेसोफिल, ईसिनोफिल, एन फॉर न्यूट्रोफिल, एंड जी फॉर ग्रेन्युलोसाइट्स। वहीं पे एम फॉर मोनोसाइट्स, एल फॉर लिम्फोसाइट्स, ए फॉर ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ये इसकी ट्रिक है जिससे हम याद कर सकते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर कौन आ रहे हैं? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स।
ग्रेनुलोसाइट्स में आ रहे हैं बेसोफिल, एसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। Neutrophil, eosinophil, and basophil are different types of granulocytes, while lymphocytes and monocytes are the agranulocytes. साफ से लिख देते हैं रुको। agranulocytes and granulocytes। ट्रिक है इसकी बैन GMLA, A for agranulocyte, G for granulocyte। जो न्यूट्रोफिल है वो क्या है, सबसे अबेंडेंट है 60 to 65%, वहीं सारे WBC का। और बेसोफिल क्या है, सबसे लीस्ट है 0.5 to 1%। देखो अब जो सबसे मैक्सिमम और सबसे कम है दोनों साथ में आ रहे हैं। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा है 60 to 65%। जो बेसोफिल है सबसे कम है, कितना है 0.5 to 1%। न्यूट्रोफाइल और मोनोसाइट्स का क्या काम होता है, ये फैगोसाइटिक रोल प्ले करते हैं। मतलब जो भी फॉरेन पार्टिकल आ जाएगा उसको खा देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स कितने हैं 6 to 8% आर फैगोसाइटिक सेल विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। बेसोफिल जो होते हैं वो सिक्रीट करता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ये हम बोल सकते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो होते हैं तब जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे इनका सिक्रीशन होता है। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। ईसिनोफिल कितने हैं 2 to 3%। ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एलर्जी से रिलेट कर सकते हैं। जो एलर्जी वगैरह होती है वहाँ पे तो क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन को रजिस्ट करते हैं ईसिनोफिल सेल्स। तो जो ये ग्रेनुलोसाइट से सबसे मैक्सिमम न्यूट्रोफिल 60 to 65%, सबसे कम बेसोफिल 0.5 to 1%, वही जो बीच में आ रहा है तो। और ईसोफिल उसका कितनी वैल्यू हो गई 2 to 3%। मोनोसाइट्स कितने थे 6 to 8%। मोनोसाइट्स और जो न्यूट्रोफिल है उनका क्या रोल है, कैसा नेचर है, वो फैगोसाइटिक in नेचर है। जो भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन सब्सटेंस आएगा उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनको खा जाएंगे। ये अलग अलग शेप्स दिए हैं, RBC, प्लेटलेट, ईसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स। अब T lymphocytes एंड B lymphocytes। लिम्फोसाइट्स के 2 टाइप होते हैं, B and T। देखो आ गया, ईसिनोफिल किससे एसोसिएटेड होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन से। lymphocytes 20 to 25% are of two major types, B and T form. Both B and T lymphocytes are responsible for the immune response of the body. दोनों B lymphocytes and T lymphocytes के लिए हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो हॉर्मोन्स वाला चैप्टर है वहाँ पढ़ते हुए एक हार्मोन थाइमोसिन जो इसमें डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है लिम्फोसाइट्स की। प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगाकैरियोसाइट। एक बड़ा सेल होता है मेगाकैरियोसाइट्स, ये इसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में जो टूटते हैं उसे बोलते हैं प्लेटलेट्स। दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। कहाँ होते हैं, ये भी हमारे बोन मैरो में। तो प्लेटलेट्स किससे बनी है, मेगाकैरियोसाइट्स से। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1,50,000 to 3,50,000 platelets mm³। Platelets can release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation or clotting of the blood. Platelets बहुत सारे substances release करती हैं जो किस में involve होते हैं, coagulation या clotting of blood में। A reduction in their number can lead to a clotting disorder, which will lead to excessive loss of blood from the body. प्लेटलेट का काम ही क्या है, ब्लड कोगुलेशन करवाना, जहाँ पे चोट लग जाए वहाँ पे कोगुलेशन कराना, क्लॉट बनवाना ताकि ब्लड लॉस ना हो। अगर प्लेटलेट का नंबर ही कम हो जाएगा तो हमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा हमारी
बॉडी से। Blood groups. As you know, blood of human being differ in certain aspects, though it appears to be similar. भले ही हमारा ब्लड हमें देखने में एक से लगता है बट वो डिफरेंट होता है बहुत सारे एस्पेक्ट से। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन। बहुत टाइप की ब्लड ग्रुपिंग की जाती है। दो मेन ग्रुपिंग है जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, एबीओ ग्रुपिंग एंड आरएस निगेटिव, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यही यूज़ की जाती हैं। अब एबीओ ग्रुपिंग क्या है? एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन्स। एबीओ ग्रुपिंग जो है बेस्ड है पूरी एंटीजन के ऊपर कि किस सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन वो होते हैं जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करवाए, स्टार्ट करवाए। तो एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा आरबीसी पे, और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं हमारी प्लाज्मा में। एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन्स। एंटीजन की डेफिनेशन, केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स ऑन द आरबीसी, जैसे कि ए और बी जो कॉमनली मिलते हैं जब हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, वैसे ही प्लाज्मा के पास क्या मिलेगी? एंटीबॉडी मिलेगी। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज़, प्रोटीन्स। अब एंटीबॉडीज़ की डेफिनेशन क्या है? जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है किसके रिस्पॉन्स में? एंटीजन के रिस्पॉन्स में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ इन द 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड। अब एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बेसिस पे किस में डिवाइड किया गया? 4 ग्रुप में, ए बी एंड ओ। यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, जब ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है तो ऐसे ही नहीं किया जाता, उसकी मैचिंग की जाती है। तो एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज, कोई भी ब्लड हम यूज़ नहीं कर सकते। द ब्लड ऑफ अ डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ द रिसिपिएंट। जिस डोनर का ब्लड है, जो अपना ब्लड डोनेट करने वाला है, उसके ब्लड ग्रुपिंग या जो भी फैक्टर्स होते हैं सारे मैच किए जाते हैं ब्लड ऑफ अ रिसिपिएंट, जिसको वो देने जा रहा है, रिसिपिएंट जो उसका ब्लड रिसीव करेगा। बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग। क्यों किया जाता है? ताकि आगे चलकर उसमें क्लम्पिंग्स ना हो। क्लम्पिंग मीन डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ना हो। अब देखते हैं कैसे उसकी मैचिंग की जाती है। ये टेबल है, ये ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी एंड ओ। अब ये हमारा आरबीसी है, इस पे कौन कौन से एंटीजन है? ए ग्रुप है तो उसी का ही एंटीजन प्रेजेंट होगा उसके ऊपर है। एंटीजन क्या था? वो केमिकल जो क्या इंड्यूस करवाते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करवाते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए है, उसी का जो ग्रुप वही एंटीजन कहाँ मिलेगा? आरबीसी पे। तो ए ब्लड ग्रुप, ए एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी। बी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट ऑन एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी। ए बी है तो ए बी के पास दोनों ही एंटीजन होते हैं। ओ, उसके पास कोई एंटीजन नहीं होता। अब जो ब्लड ग्रुप है, जो एंटीजन है, अब एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट मिलेगी, क्योंकि अगर सेम एंटीबॉडीज़ होगी तो ब्लड तो खुद ही वहाँ पे खुद ही आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसीलिए जो एंटीजन है ब्लड ग्रुप में, जो भी ब्लड ग्रुप है उसी का एंटीजन है, उसके अगेंस्ट उसके दूसरी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी हमारे प्लाज्मा में। तो ब्लड ग्रुप ए है तो कौन सी एंटीबॉडी होगी? एंटी बी, कहाँ? प्लाज्मा में। बी ब्लड ग्रुप है तो कौन सी एंटीबॉडी होगी यहाँ पे? एंटी ए। अब ए बी है, उसके पास दोनों एंटीबॉडीज़ है, वो दोनों एंटीजन है, ए बी और बी बी, तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलती। ओ है, उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, इसलिए उसके पास दोनों एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। इसलिए ए बी को बोला जाता है कि वो क्या है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीबॉडी है ही नहीं। नो एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा। वहीं पे ओ ग्रुप वाले को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। वो किसी को भी दे सकता है, किसी से ले नहीं सकता, क्योंकि एंटीबॉडीज उसके पास दोनों हैं। वो किसी को दे देगा क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं। एंटीजन नहीं है तो कैसे दे रहा है? एंटीजन वही होता है जो आगे जाके इम्यून रिस्पॉन्स को
इंड्यूस करवाए। जब एंटीजन ही नहीं है तो इम्यून रिस्पॉन्स भी नहीं होगा, तो इसलिए वो किसी को भी ईजिली दे सकता है। इसलिए ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट और ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। From the above mentioned table, it is evident that group O blood can be donated to a person with any other blood group, किसी को भी दे सकते हैं, and hence O group is individual are called universal donor, इसलिए O group वालों को क्या कहा जाता है, universal donor. Persons with AB group can accept blood from the person with AB, AB वाला AB से भी ले सकता है, एज वेल एज द अदर ग्रुप ऑफ द ब्लड, और बाकी किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है। देयरफॉर सच पर्सन्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स, इसलिए ऐसे पर्सन्स को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स। नाउ दूसरा टाइप पढ़ते हैं हम, RH ग्रुपिंग। अनदर एंटीजन, एक दूसरा एंटीजन है जिसे हम बोलते हैं RH एंटीजन, सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रहीसस मंकी। यही एंटीजन किस में पाया जाता है, रहीसस मंकी में पाया जाता है। इसलिए कई बार जो वैक्सीन्स वगैरह की टेस्टिंग होती है वो हम प्रेफर करते हैं कि वो मंकी पे की जाए। क्या मिलेगा, क्योंकि उसके पास RH एंटीजन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, hence RH is also observed on the surface of RBC of majority। अब ये जो RH एंटीजन है ना, हर एक इंडिविजुअल के पास नहीं मिलता, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल के पास मिलता है। नियरली 80% ह्यूमन ऐसे हैं जिनके पास ये एंटीजन उनके RBC में प्रेजेंट है, और ऐसे इंडिविजुअल्स को कहा जाता है RH पॉजिटिव, और जिनके पास नहीं मिलता उन्हें कहते हैं हम RH नेगेटिव। सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड RH पॉजिटिव and those in which whom this antigen is absent are called RH negative। अब RH नेगेटिव पर्सन अगर RH पॉजिटिव से एक्सपोज्ड हो जाए तो उसके पास उसकी एंटीबॉडीज बनने लगेंगी। एन RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन। इसलिए RH ग्रुप की मैचिंग होना भी बहुत ज़रूरी है बिफोर एनी ट्रांसफ्यूजन। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबके पास RH जो एंटीजन है वो नहीं है। अब सपोज एक RH पॉजिटिव है, इधर RH नेगेटिव है, अगर नेगेटिव वाला इसके एक्सपोज में आ जाए तो क्या बन जाएगी, यहाँ पे इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी। और इसी का एक केस पढ़ते हैं हम आगे। एक कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं इराइथ्रोब्लास्टोलिसिस फीटालिसिस, अ स्पेशल केस of RH incompatibility mismatching has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother with the RH positive blood of the fetus। अब जो एक मदर है वो है RH नेगेटिव, और जो उसका फीटस है वो है RH पॉजिटिव। किससे कनेक्टेड है, थ्रू प्लासेंटा। RH antigen of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother। अब जो ये क्यों एक्सपोज नहीं हो रहे, क्योंकि दोनों का ये सेपरेटेड है थ्रू प्लासेंटा। ठीक, इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लासेंटा, एक दूसरे से प्लासेंटा के थ्रू सेपरेटेड है। लेकिन अब जब फर्स्ट बेबी इसका आएगा, जब डिलीवरी होगी, however during the delivery of the first child there is a possibility of the exposure of the maternal blood to a small amount of RH positive blood from the fetus। अब जब क्या होगा, पार्चुरेशन होगा, जब प्लासेंटा में कट लगेगा तो हो सकता है थोड़ा ब्लड इसका RH नेगेटिव ब्लड RH पॉजिटिव के साथ एक्सपोजर हो जाए। अब RH पॉजिटिव के साथ एक्सपोजर हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, जो मदर है उसके पास क्या बनने लगेगी, एंटीबॉडीज़ बनने लगेगी। अब ने हम देखा था ना RH नेगेटिव, ये इसके पास वो एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है तो यहाँ पे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ भी नहीं है। लेकिन जब एंटीजन के साथ एक्सपोजर होगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ भी बनेगी। अभी तो कुछ नहीं होगा,
फर्स्ट प्रेगनेंसी है, हो जाएगा, बेबी भी नॉर्मल, मदर भी नॉर्मल। लेकिन जब आगे सेकेंड टाइम ये कंसीव करेगी, अगर प्रोबेबिलिटी यही रही कि उसका फीटस फिर RH पॉजिटिव है, लेकिन अब मदर के पास RH पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या है, एंटीबॉडीज़ हैं, तो क्या होगा, मदर के ब्लड से वो एंटीबॉडीज़ कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगी, RH पॉजिटिव फीटस के पास, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके RBCs डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टुलस फीटालिस। कंप्लीट करते हैं इस पैराग्राफ को। In such cases, the mother start preparing antibody against the RH antigen in her blood. एंटीबॉडीज़ बनाने लगेगी जब ड्यूरिंग जो उसकी फर्स्ट टाइम पार्चुरेशन हुआ था, डिलीवरी टाइम ब्लड का एक्सपोजर हो गया, जिसकी वजह से क्या बनने लगी, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनने लगी। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज, जब आगे वो दोबारा कंसीव करेगी तो RH एंटीबॉडीज़ जो है मदर से कहाँ जाएंगी, लीक हो जाएंगी, किसके ब्लड में, फीटस के ब्लड में जो RH पॉजिटिव है, और क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी उस फीटस का RBC, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर सीवियर एनीमिया मिल जाएगा और जॉन्डिस देखने मिलेगा। दिस कुड बी फेटल टू द फीटस और कुड कॉज द सीवियर एनीमिया एंड द जॉन्डिस टू द बेबी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरेथ्रोब्लास्टुलस फीटालिसिस। इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। अब इसको कैसे अवॉइड किया जाता है, अब हमें पता है यहाँ पे क्या बन जाएगी, जब एक्सपोजर होगा तो एंटीबॉडीज़ बनेंगी यहाँ पे। तो इन एंटीबॉडीज़ को क्या करते हैं हम, लिखने के लिए इसको क्या दिया जाता है, RH एंटीजन। मतलब जो RH एंटीजन से एक्सपोजर हो रहा है उसी के अपोजिट दूसरा एंटीजन का एक्सपोजर, तो क्या होती है, वहाँ पे एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडीज़ टू द मदर। क्या दी जाएंगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़, anti-RH एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं, ताकि वहाँ पे ऐसी कंडीशन आगे फर्दर डेवलप हो ही ना। शायद मैंने गलती से anti-RH एंटीजन बोल दिया, anti-RH एंटीजन नहीं, anti-RH एंटीबॉडीज़ एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं मदर में। तो इरेथ्रोब्लास्टोलिसिस से कौन सी 2 डिजीज़ होती है, एनीमिया देखने मिलता है, जॉन्डिस देखने मिलता है बेबी में, और ये क्यों हो रही है, RH फैक्टर की वजह से। Now, coagulation of blood. You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. अगर आपको कोई चोट लगती है तो वहाँ से बहुत लंबे समय तक खून नहीं बहता, कुछ टाइम तक बहेगा, उसके बाद वहाँ पे क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है, ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा ब्लड क्या दिखाता है, कोगुलेशन या कोगुलेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। ये मैकेनिज्म क्यों किया जाता है, ताकि हमारी बॉडी से एक्सेसिव लॉस ना हो ब्लड का। यू वुड ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन इज कम फॉर्म अराउंड द साइट ऑफ अ कट और इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब देखते हैं वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इसे क्या बोलते हैं, क्लॉट या कोगुलम। क्या बनता है, और क्या होता है इसके पास, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स। ऐसे नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स होता है, इसे हम बोलते हैं क्लॉट, जो कहाँ पे बनता है, एट द साइट ऑफ इंजुरी। इट इज़ अ क्लॉट और कोगुलम फॉर्म मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स, और ये थ्रेड्स किसके होते हैं, फिब्रिन के बने होते हैं, कॉल्ड फिब्रिन, इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड आर ट्रैप्ड। अब जो यहाँ पे जो भी डेड और डैमेज पार्ट है वो इसके अंदर ट्रैप हो जाता है सारा। अब फिब्रिन कैसे बनता है, फिब्रिन बनता है फिब्रिनोजिन से। हमारे प्लाज्मा में क्या पढ़ा था, क्लॉटिंग फैक्टर्स थे, पढ़ा था क्या था, फिब्रिनोजिन। अब फिब्रिनोजिन कन्वर्ट होता है फिब्रिन में, किसके थ्रू, एंजाइम, कौन से एंजाइम के थ्रू, थ्रोम्बिन एंजाइम के थ्रू। अब थ्रोम्बिन फिर क्या करता है, दूसरा इनएक्टिव सब्सटेंस होता है वहाँ पे प्लाज्मा में, प्रोथ्रोम्बिन, वहाँ से बना, ठीक है। और एक एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज, जो इसके लिए
ज़रूरी होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन से बना थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन ने काम करा फिब्रिनोजिन पे, फिब्रिनोजिन से बनेगा फिब्रिन, फिब्रिन क्या है, थ्रेड्स जो क्या करवाते हैं, क्लॉट बनाते हैं। और इसको करवाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए यहाँ पे हमें, थ्रोम्बोकाइनेज। Thrombin in turn are formed from the another inactive substance present in the plasma called prothrombin. An enzyme complex thrombokinase is required for the above reaction. This is complex formed by series of linked enzymatic reaction. ये पूरा एक enzymatic reaction है जो परफॉर्म किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो हम हायर स्टडीज़ में पढ़ते हैं। अब जहाँ पे भी इंजरी या कोई भी ट्रॉमा होता है वहाँ पे क्या होता है, स्टिमुलेट जाता है प्लेटलेट्स के पास कि वो क्या रिलीज़ कराएं, फैक्टर रिलीज़ कराएं जिसकी वजह से क्या हो जाए, वहाँ पे कोगुलेशन हो जाए। तो कहाँ पे रिलीज़ होते हैं वो फैक्टर, एट द साइट ऑफ इंजरी, वहाँ पे फैक्टर रिलीज़ होते हैं, वहाँ से सिग्नल जाता है, फिर वहाँ से कि यहाँ पे भाई चोट लग गई है, ब्लड लॉस हो रहा है, हमें यहाँ पे क्लॉटिंग करानी है, ब्लड लॉस होने से बचाना है। तो यहाँ पे एक हमारा आयन होता है कैल्शियम, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये एक बार प्रोसेस लिख लेते हैं पूरा सही से। ये है हमारा एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से बनेगा थ्रोम्बिन, फिर ये थ्रोम्बिन एक्ट करेगा हमारे फिब्रिनोजेंस पे, फिब्रिनोजेन से बनता है फिब्रिन, फिब्रिन आर थ्रेड्स विच ट्रैप द डेड एंड डैमेज टिश्यू, और क्या बनाता है हमारा, क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं। इसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए था हमें यहाँ पे, एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज। और कौन सा आयन रोल प्ले करता है यहाँ पे, कैल्शियम आयन। और ये सारी प्रोसेस एक एंजाइमेटिक लिंक प्रोसेस है, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं और क्या होती है, इसे बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस के थ्रू। A complex is formed by a series of linked enzyme reaction cascade process involve a number of factors present in the plasma in an inactive state. ये यहाँ पे हो जाती है ऐसे क्लॉटिंग या कोगुलेशन, हमारे जहाँ पे भी चोट लगी होती है उस पोजीशन पे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लिम्फ से। इतना एक बार आप लोग पढ़ लेना, रीड आउट कर लेना, होपफुली समझ में आ जाए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।